सभी साथियों क्रांतिकारी सलाम। मेरा नाम अर्जुन मेहर है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ। साथियों, कल यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का परिणाम घोषित किया। इसके बाद एससी, ओबीसी, हितैषी और तथाकथित जाति विशेषज्ञ दिलीप सिंह मंडल जी ने यूपीएससी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये यूपीएससी का एक बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, मैंने यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया, तथाकथित जाति विशेषज्ञ। कुछ साथी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने अपना स्पष्टीकरण दे देता हूँ। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इस कारण किया क्योंकि जब छत्तीसगढ़ के सिलगेर के अंदर आदिवासी समुदाय का आंदोलन चल रहा था और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आदिवासियों पे गोलियां चला रही थी और वहाँ के आदिवासी अपने जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, तब हमने दिलीप सिंह मंडल जी से संपर्क साधा और उनसे कहा कि आप आदिवासियों के मुद्दे पे भी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे मुद्दों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं जाति के सवालों का विशेषज्ञ हूँ। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। तो इसी वजह से मैंने जाति के विशेषज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए। तो साथियों, पिछले साल भी 2020 के अंदर जब यूपीएससी का 2019 की रिजर्व लिस्ट आई थी, तब भी काफ़ी हंगामा बरपा था क्योंकि उस लिस्ट के माध्यम से जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनकी बेटी का चयन हुआ था। उस वक्त एक बहुजन समाज के एक बड़े लेखक हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि इस लड़की ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसका सीधा सिलेक्शन हुआ है। और तब भी मैंने कुछ फैक्ट्स रखे थे कि इस लड़की ने एग्ज़ाम दिया है, इसने प्री पास किया है, इसने मेंस पास किया है, उसके बाद इसने इंटरव्यू दिया, उसके बाद ये रिजर्व लिस्ट में सेलेक्ट हुई थी। उस रिजर्व लिस्ट में से निकाल कर अब इसको फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीएस के पेपर में अंजलि को 103.34 ये मार्क्स मिले थे और जो सीसेट का पेपर था उसमें 73.33% मार्क्स मिले थे। और अंजलि का नाम मेन लिस्ट में भी था, इंटरव्यू लिस्ट में भी था। तो ये चीज़ें थी, लेकिन हमारे लोगों को है ना कि एक मुद्दा चाहिए होता है, लोगों को बरगलाना होता है हमारे समुदाय के लोगों को। और इस देश के अंदर धर्म, जाति, राष्ट्रवाद और आरक्षण ऐसे मुद्दे हैं जिनके माध्यम से आप किसी को भी बरगला सकते हैं। जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही बहुजन समाज के कुछ लोग हैं जो बहुजन समुदाय के लोगों को आरक्षण के मुद्दे से बहुत ज़्यादा बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनका मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने झूठ परोसते हैं। कई बार ऐसा सामने आया है। मैं एक आदिवासी समुदाय का स्टूडेंट हूँ, आदिवासी मुद्दों पे काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे आदिवासी समुदाय को कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। और इनका काम कुछ नहीं होता, ये ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं। मतलब हमारे समाज के युवाओं को इन्होंने केवल अपने आईटी सेल का एक स्लीपर सेल समझ लिया है कि बस हम जो कहें वही ठीक है, हम मटातीस है समाज के और बाकी सब लोग मूर्ख हैं, हम में ही सारी दिमाग है, हम ही इस समाज की बुद्धिजीवी है। ये इन्होंने अपनी एक सोच बना ली है। तो कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और अंत में तय करेंगे कि क्या वास्तव में यूपीएससी में घोटाला हुआ है। कोई मेरे से पूछे कि क्या वास्तव में यूपीएससी में घोटाला हुआ है और कहे कि एक शब्द में जवाब दीजिए, तो मैं कहूँगा नहीं। तो साथियों, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इस साल कितनी वैकेंसी थी, कितना क्या था, आंकड़ा देखने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं, आप भी ये देखिए स्क्रीन पे। जो वैकेंसी थी टोटल 836 थी, जिसमें जनरल की थी 338, ईडब्ल्यूएस की 86, ओबीसी की 229, एससी की 122, एसटी की 61। अब इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। जनरल को मिला 40.4%, ईडब्ल्यूएस को मिला 10.2%, ओबीसी को मिला 27.4%, एससी को मिला 14.6%, एसटी को मिला 7.3%। टोटल ये इनको मिला। अब जब परिणाम जारी हुए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो जनरल की 338 सीट थी उसमें से 263 भर ली गई है, ईडब्ल्यूएस की 86 थी, 86 भर ली गई है, ओबीसी की 229 थी, 229 की 29 भर ली गई है,
एससी की 122 थी, वो भी भर ली गई है। एसटी की 61 थी, 61 की 61 भर ली गई है। तो जो है कार्मिक विभाग है, उसने जो विज्ञप्ति के दौरान ये चीज़ें भेजी थी कि कितनी कितनी वैकेंसी और किस किस वर्ग से कितने कितने लेने हैं, वो तमाम चीज़ें भर ली गई हैं। केवल जनरल की 75 सीटें खाली छोड़ दी हैं। मैं हाँ बिल्कुल 75 सीटें खाली छोड़ दी है। तो साथियों, जो 75 सीटें जनरल की मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की खाली रह गई हैं, उन 75 सीटों को भरने के लिए यूपीएससी ने 150 अभ्यर्थियों की एक रिजर्व लिस्ट जारी करी है। अब इसमें 150 में से 75 हैं वो जनरल के हैं, 75 जो हैं वो कैटेगरीज के हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस के 14 हैं, ओबीसी के 55 है, एससी के 5 है, एसटी का 1 है। तो ये कुल मिला के 150 अभ्यर्थियों की रिजर्व लिस्ट जारी करी है। इस 150 में से 75 उम्मीदवारों का चयन बाद में किया जाएगा, उसके लिए एक फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ एक सवाल उठेगा, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि जब आरक्षण हमें इस अनुपात में मिला हुआ है, ओबीसी को 27, एससी को 15, एसटी को 7.5 और ईडब्ल्यूएस को 10%, तो उसके बाद ये हमें भर्तियों में इतनी कम कम सीटें क्यों मिली है, कुछ पॉइंट का फ़र्क क्यों है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण जो विभाग है, जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी होती है तभी वो सीट का बंटवारा कर देता है। और ऐसा नहीं है कि इस बार का एससी की थोड़ी कम हो गई है पॉइंट में, एसटी की कुछ कम हो गई है। ऐसा भी हुआ है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2015 में एससी को 16.3% सीटें आरक्षित की गई थी। 2013 में एससी को 15.3% सीटें आरक्षित हुई थी। 2021 में एससी को 14.59 सीटें आरक्षित हुई थी। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया का हिस्सा है। ये इस कारण होता है कि जो पोस्ट होती है अलग अलग, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेता है, इसके अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे आईएएस एक हो गया, आईपीएस एक हो गया, आईआरएस एक हो गया, आईएफएस एक हो गया, इस तरीके की कई डिपार्टमेंट हैं, उनकी लेता है। तो इस वजह से डिपार्टमेंटल वैकेंसीज की वजह से ये हेर फेर होता है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। कई बार एससी को बहुत ज़्यादा मिलती है, एसटी को सीटें बहुत ज़्यादा मिलती है, ओबीसी को बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कई बार 1-2 सीटें कम मिल जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो साथियों, एक शब्द बार बार आ रहा है कि रिजर्व लिस्ट क्या है। साथियों, 6 अगस्त 2020 को यूपीएससी ने कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा नियम के 16(4) और 16(5) भाग के तहत हर साल एक रिजर्व लिस्ट निकाली जाती है। अब इस रिजर्व लिस्ट के जो ये भाग 4 है, उसके अंदर क्या क्या लिखा है और यूपीएससी ने क्लैरिफिकेशन में क्या क्या कहा, मैं आपको यहाँ पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। ये दशकों से एक सामान्य अभ्यास है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले वो अभ्यर्थी जो कि जनरल मानकों के आधार पर सेलेक्ट हुए हैं, अगर अपने रिजर्व स्टेटस के आधार पर सर्विस या कार्डर चुनना चाहें तो उसके परिणाम स्वरूप जो वैकेंसी बनेगी उसे रिजर्व लिस्ट के अभ्यर्थी से भरा जाएगा। रिजर्व लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की भी पर्याप्त संख्या होती है ताकि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले उन कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन सामान्य मानकों पर हुआ है, उनकी पसंद की वजह से जो कमी आती है उसे पूरा किया जा सके। यूपीएससी को तब तक इस रिजर्व लिस्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है जब तक कि वरीयता या प्राथमिकता की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। यूपीएससी इसमें सिविल सेवा परीक्षा नियम 16(5) के अनुसार काम करता है। अब कई साथियों को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया, क्या लिखा था, क्या कहा था। तो और एक लाइन और यूज करी थी यूपीएससी ने इस दौरान कि वास्तविकता यह है कि ये रिजर्व लिस्ट का फ़ायदा बहुजनों को होता है। उसका मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि यूपीएससी ने क्या कहा था और क्या वो सिस्टम है, इसको सिंपल सी भाषा के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वर्ष ओबीसी को 14 सीटों का फ़ायदा हुआ था और ये हमेशा जो बहुजन समाज है, एससी, ओबीसी और आदिवासी समुदाय और जो आरक्षित समुदाय है, उसको ही इससे फ़ायदा होता है। ये बात यूपीएससी ने कही थी।
तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये केवल ST SC OBC के हित की ही बात है। रिजर्व कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनके ही हित की बात है, इसमें कोई हित नहीं है। तो साथियों, यूपीएससी ने तमाम बातें कहीं, इन तमाम बातों को समझने की ज़रूरत है। हम इसको सीधे से भाषा में समझ सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यूपीएससी ने कुल 500 पदों की एक भर्ती निकाली, जिसमें से 100 पद IAS के हैं, 70 पद IPS के हैं, कुछ पद IRS के हैं, कुछ अन्य सर्विसेज के हैं। इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब आप ये मान लीजिए किसी शख्स की जो ST का है, कैटेगरी उसकी ST है, उस ST कैटेगरी के शख्स की रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 80 है। तो वो क्या जनरल कैटेगरी से, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल, उससे IAS बन पाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अनरिजर्व्ड के 40 ही सीट हैं। तो वो 40 टॉप 40 होंगे या टॉप 50 होंगे, उनसे ही भर जाएगी। तो जो ऑल इंडिया रैंक जिस शख्स की 80 आई है, वो IAS जनरल में होते हुए, जनरल फाइट करने के बाद भी वो जनरल से नहीं बन पाएगा। उसको IAS बनना है, अगर उसका लक्ष्य IAS बनना है, तो उसको अपनी कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा, कैटेगरी की रैंक ही अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कहेगा कि नहीं, मुझे कैटेगरी से ही मेरे सिलेक्शन को माना जाए और मुझे IAS बनाया जाए। अगर कोई शख्स जिसकी रैंक 80 है, लेकिन वो IAS नहीं बनना चाहता है, वो IPS बनना चाहता है या कुछ और बनना चाहता है, तो वो कहेगा कि यार मैं IPS तो जनरल से ही बन जाऊंगा, तो मैं अपने ही कम्युनिटी की एक सीट को क्यों खराब करूं। तो वो शख्स जनरल में चला जाएगा और कहेगा कि मुझे IPS बना दो। तो उस शख्स की जगह जो सीट खाली होगी, तो वो कैटेगरी के उम्मीदवार को मिलेगी। तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं, अगर कोई शख्स जनरल में सेलेक्ट होने के बाद जनरल में जा रहा है, जनरल से ही अपना अपॉइंटमेंट ले रहा है, जनरल से ही अपनी भर्ती को कंप्लीट कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे जनरल में ही काउंट करो, कोई कैटेगरी का बंदा, तो उस कैटेगरी के बंदे की जगह जो सीट खाली होगी वो उसी कैटेगरी के शख्स को मिलेगी। लेकिन कोई कैटेगरी का शख्स ये कह दे कि मैं यहाँ का टॉपर हूँ, लेकिन मैं जनरल में IAS नहीं बन पाऊँगा, वहाँ मुझे मेरा फेवरेट पद नहीं मिलेगा, मेरा फेवरेट कार्डर नहीं मिलेगा, तो मैं इस वजह से जनरल में नहीं जा रहा हूँ। तो जो वो सीट वो जनरल में जानी चाहिए थी, वो जनरल में नहीं गया, और जबकि वो जनरल से सेलेक्ट हुआ था, तो जो जनरल का वो पद है, जो रिजर्व लिस्ट में जो टॉप पे होंगे, उनमें से मिलेगी। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे कि टीना डाबी की फर्स्ट रैंक आई थी यूपीएससी के अंदर, तो टीना डाबी ने जो प्री का एग्ज़ाम था उसके अंदर अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लिया था, क्योंकि वो SC की कट ऑफ से ही प्री पास कर पाई थी, इस वजह से उनको कैटेगरी में ही माना गया था। लेकिन आप ये मानिए कि जो वर्तमान में जो OBC का जो ये शख्स है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, अगर ये शख्स किसी भी कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं लिया, प्री भी इन्होंने जनरल से फाइट किया है, मेंस भी इन्होंने जनरल से फाइट किया है, एज में भी कोई इन्होंने छूट नहीं ली है, तो किसी भी तरीके का मान लो इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं लिया है, केवल फीस वाले को छोड़ के, फीस को फ़ायदे में नहीं गिना जाता है, तो अगर ये कोई OBC का कोई फ़ायदा नहीं लिया है अलग से, तो ये शख्स OBC में क्यों जाएगा भाई? ऑल इंडिया रैंक ही फर्स्ट है, तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, तो ये शख्स खुद को अपनी ही कैटेगरी के किसी एक उम्मीदवार को अलग से मौका देगा और खुद जनरल से फिल अप हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा खेल रचा जाता है, इस तरीके से पूरा खेल चलता है, और इसी वजह से आप देखते होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि OBC के कितने बंदे टॉप 50 में होते हैं, बहुत बंदे मिल जाएंगे आपको OBC में। तो अभी भी हम देख रहे हैं, तो OBC के जो बंदों ने हैं, 55 शख्स हैं OBC के जिन्होंने जनरल फाइट किया है। ST का केवल एक शख्स है जिसने जनरल फाइट किया है, SC के 5 हैं। तो मुझे लगता है जो टीना डाबी की बहन है, उन्होंने जनरल फाइट किया, वो 15 रैंक है उनकी, और वो SC की एक तरीके से टॉपर ही मान लीजिए, अगर मुझे लगता है, तो मैंने पूरा एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो टॉपर हैं SC की। तो अगर उन्होंने कोई कैटेगरी का कहीं बेनिफिट नहीं लिया है, तो वो अपनी सीट मुझे लगता है कि अपने कम्युनिटी के लिए छोड़ देगी और जनरल से IAS बन जाएगी। तो एक सीट का फ़ायदा SC को हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम ST की देखेंगे, तो ST की जो हमारी साथी हैं, उनका नाम मुझे शायद हिमांशी या हिमानी है, उनकी रैंक शायद 270 के आसपास है। तो वो मुझे नहीं लगता कि जनरल में जाने के बाद IAS बन पाएगी। अगर उनका सपना IAS बनना है तो उनको कैटेगरी से ही रहना पड़ेगा। अगर उनको IAS नहीं बनना, कोई भी पद लेना है या कोई भी कैडर चलेगा उनका, तो वो जनरल में चल जाएगी, तो उनकी जगह जो सीट खाली होगी तो वो किसी और ST के उम्मीदवार को मिल जाएगी। लेकिन मुझे
पूर्णतः विश्वास है वो आईएएस ही बनना चाहेगी। इस कारण वो अपनी कैटेगरी से जनरल में नहीं जाएगी। कैटेगरी में उनकी अगर फर्स्ट रैंक है तो वो फर्स्ट रैंक के दम पर आईएएस बनेगी, ना कि जनरल में जाके कोई दूसरी ग्रेड की सर्विस या बी ग्रेड की सर्विस या फिर आईएफएस आईआरएस बनना चाहेगी। तो पूरा खेल इसी का ही है। लोग जो अभ्यर्थी होते हैं वो अपने हितों के लिए जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके अंदर नहीं जाते हैं। वो लोग कैटेगरी के माध्यम से ही अपना सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन ओबीसी के अंदर काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, टॉप रैंक हासिल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी के ही लोगों की होती है जब फाइनल लिस्ट जारी होती है। पिछली बार भी ओबीसी को 14-15 सीटों का फ़ायदा हुआ था, एससी को 1 सीट या 2 सीटों का फ़ायदा हुआ था, एसटी को कोई सीट का फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि एसटी के लोग जाते नहीं हैं, और यही इस साल होगा। तो सबके अपने निजी हित है इसमें, ये यूपीएससी का एक नियम है और उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो लोग इसको घोटाले का नाम दे रहे हैं वो कोई घोटाला नहीं है, ये एक यूपीएससी का नियम है, एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है और ये बहुजन समाज के हित में ही है। लेकिन लोग अपने ही निजी हितों की वजह से जनरल कैटेगरी में नहीं जाते हैं। जबकि हम देख रहे हैं राजस्थान और इनमें तो क्या हो रहा है, अलग अलग भर्तियों में क्या हो रहा है, एसएससी में क्या हो रहा है कि उन्होंने तो अपनी फिक्स ही कर दी है कि आप जनरल में जाओगे ही नहीं, आपको तो इतना ही मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है, कम से कम यूपीएससी में अभी तक तो ये नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो साथियों, कई साथी सवाल कर रहे थे कि इस लिस्ट को परिणाम के साथ ही जारी क्यों नहीं किया जाता, बाद में क्यों जारी किया जाता है अलग से। रिजर्व लिस्ट तो जारी कर दी, जो मेन लिस्ट है उसको बाद में क्यों जारी किया जाता है। अभी मतलब जो ये 75 बंदों की लिस्ट है, उन 75 बच्चों को अभी क्यों नहीं लिस्ट में दे दिया गया, उनका सिलेक्शन अभी क्यों नहीं कर लिया गया। उसका रीज़न ये है, यूपीएससी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि यूपीएससी को तब तक इस रिजर्व लिस्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है जब तक वरीयता या प्राथमिकता की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि जब तक ये तो परिणाम आने के बाद ही तय होगा ना, अब पता लगेगा ना कि जैसे मैंने बताया कि एसटी में जो महिला की फर्स्ट रैंक है, अगर वो महिला जनरल में जाना चाहेगी, ये तो बाद में ही पता लगेगा ना कि वो जनरल में जाना चाहती है या एसटी से अपना सिलेक्शन लेना चाहती है। तो ये प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, इसमें टाइम लगता है। तो ये चीज़ें बाद में ही होती है कि कौन उसमें कहाँ गया कौन नहीं गया। तो इस वजह से ही जो फाइनल लिस्ट आती है वो 2 महीने 3 महीने के अंतराल के बाद आती है। अब एक सवाल और कि वर्तमान में जो 75 पद खाली छोड़े गए हैं वो कैसे भरे जाएंगे। मैंने बताया ना कि वो वैसे ही भरे जाएंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया कि एसटी की एक बंदे ने जनरल कैटेगरी से फाइट किया है, जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है उससे फाइट किया है। अब वो शख्स अगर नहीं जाएगा उसमें जनरल में तो वो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन उसका, और वो कैटेगरी से ही जाएगा। तो एक सीट हमारी जो जनरल में जाने की वजह से एक एक्स्ट्रा एसटी के किसी शख्स को मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें होती है, तो इनसे ही भरी जाती है, इनसे ही भरी जाएगी। जो 75 है इनमें से अगर कोई ओबीसी का बंदा जनरल में जाएगा तो ओबीसी के ज़्यादा आ जाएंगे, एससी के कुछ ज़्यादा स्टूडेंट जनरल में जाएंगे तो वो एससी के आ जाएंगे, एसटी का मुझे लगता नहीं है कोई जाएगा तो वो आ पाएंगे। तो यही चीज़ है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ओबीसी को ही होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में ओबीसी के युवा ही जनरल फाइट करते हैं और फिर जनरल के माध्यम से ज्वाइनिंग भी लेते हैं। तो यही बात है। तो साथियों, किसी शख्स ने कहा था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो लोगों को सच लगने लगे। तो वर्तमान भाजपा सरकार और मोदी जी यही करते हैं, लगातार लोगों के बीच झूठ परोसते हैं और वो लोगों को सच नज़र आने लगता है। पता नहीं उनसे ही प्रेरणा ले ली है कि हमारे दिलीप मंडल जी ने, कई बार देखता हूँ मैं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे होते हैं और हमारा जो समाज है उसकी भावनाओं के साथ ये खेल जाते हैं। उन जो पहलू हैं जिन पे समाज काफ़ी सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट करता है, उसका इस्तेमाल ये समाज की भावनाओं से खेलने के लिए करते हैं। समाज के युवाओं को बरगलाते हैं, उनका आईटी सेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं इन साथियों से कह देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन झूठ परोसना बंद करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर वास्तव में आपको युवाओं की लड़ाई लड़नी है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के साथ आना है, तो आप कुछ मुद्दों को उठाइए। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन से मुद्दे हैं, तो साथियों कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमेशा चर्चा होती रहनी चाहिए,
यूपीएससी पे दबाव डालना चाहिए कि वो इन चीज़ों को सुधारे। एक तो जो इंटरव्यू प्रक्रिया है, पूरे देश कितने भी हो, यानी कि जो इंटरव्यू है पूरे देश के अंदर कोई सी भर्ती हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, हम तमाम लोग जानते हैं। उस प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाए। आज हम देखते हैं कि जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनके मॉक इंटरव्यू और तमाम चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो सिलेक्शन होने के बाद तमाम लोगों के इंटरव्यूज यूपीएससी को अपनी वेबसाइट पे डालने चाहिए, ताकि और लोगों को भी पता लगे ना कि भाई टॉपर्स किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, उन्होंने वहाँ क्या बोला। तो इससे छात्रों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो उनको डालना चाहिए, इसको पारदर्शी बनाना चाहिए जो इंटरव्यू प्रक्रिया है उसको। दूसरा एक मुद्दा है कि जो प्री एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स, फाइनल रिजल्ट अब जो आया है इसके 6-7-8 दिन बाद हमें पता लगेंगे। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं और प्री में फेल हो जाते हैं उनको मार्क्स तुरंत ही पता नहीं लगते, या जो पास हो जाते हैं उनको भी पता नहीं लगते हैं। तो कम से कम प्री के जो मार्क्स हैं वो तो तुरंत पता लगे स्टूडेंट्स को रिजल्ट आने के बाद कि भाई मेरी परफॉर्मेंस क्या रही। तो ये चीज़ें हैं, एक इसमें सुधार होना चाहिए। एक साथ में हम देख रहे हैं कि लगातार इंग्लिश का वर्चस्व यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में बढ़ रहा है, कि अब तो केवल ऐसा लगता है कि आईआईटी, आईआईएम या फिर मेडिकल की तैयारी करने वाला या फिर मेडिकल सर्विसेज का कोई स्टूडेंट ही आईएएस बन पाएगा, यूपीएससी सेलेक्ट कर पाएगा, आईपीएस बन पाएगा, या फिर अन्य भर्तियों में जा पाएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से। और सबसे ज़्यादा नुकसान एक बड़े तौर पे देखने को मिला है जब से सीसेट आया है, कि हिंदी माध्यम के जो परिणाम है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और साथ में जितने भी अन्य भाषा के लोग हैं उनको भी एक बराबर का महत्व मिलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कितने सिलेक्शन किस भाषा के उम्मीदवारों के हुए हैं। तो ये थोड़ा पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। और सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है अभी फ़िलहाल यूपीएससी लेटरल एंट्री वाला, इसको मैं इस मुद्दे को उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लेटरल एंट्री का जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने तो ओम बिरला जी की बेटी की एंट्री ही लेटरल एंट्री बता दी थी। वो लेटरल एंट्री नहीं थी, वो रिजर्व लिस्ट के माध्यम से आई थी, उसने परीक्षा दी थी। लेटरल एंट्री अलग चीज़ है। तो लेटरल एंट्री बंद हो। तो यही तमाम चीज़ें थी, और आप साथियों को पता लग गया होगा कि ऐसा कोई घोटाला नहीं है, ये केवल एक एजेंडा है, एजेंडे का एक हिस्सा है युवाओं को मूर्ख बना के रखने का। कुछ स्क्रीनशॉट हैं, एक तो दिलीप मंडल जी के ट्विटर पे ही कुछ एक साथी ने लिखा है कि साहब पिछले साल भी मूर्ख बना दिया था और बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। एक हमारे साथी हैं बहुजन समाज से आते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लिख रहे थे ट्विटर, मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि अर्जुन भाई बहुत समझा लिया समाज के लोगों को, लेकिन हमारे युवाओं को पता ही नहीं है। जो यूपीएससी की तैयारी करता कम से कम उनको तो पता है, वो मानते ही नहीं। उनको लगता है कि जो ठेकेदार ने कह दिया वही हकीकत है, और हम जो यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम अभ्यर्थी मूर्ख हैं। आज बेरोजगारी का एक ऐसा दौर है ना कि एक सीट भी इधर उधर होती है या फिर आरक्षण कहीं नहीं मिलता है तो लोग आंदोलन कर देते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं। कोई भर्ती में घोटाला हो जाता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अभी राजस्थान के अंदर कई भर्तियों के आंदोलन चल रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से घोटाले हुए हैं। तो दिलीप मंडल जी को अगर वास्तव में ही घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है तो देश भर में और बहुत वास्तविक घोटाले हो रहे हैं भर्ती परीक्षाओं में, उनकी आवाज़ उठाए, उनकी आवाज़ बने। धन्यवाद साथियों।